हेलो गाइज, चलिए आप सभी को कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम CTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनवरी 2021 का जो है, ये जनवरी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले हम एक पार्ट इसका बना चुके हैं जिसमें हम 15 क्वेश्चन पर उसमें चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम है 16 नंबर क्वेश्चन से हम चर्चा करेंगे। यहाँ से हम यहाँ तक हम चर्चा 15 नंबर तक हम चर्चा कर दिए थे और जो है अब हम 16 नंबर से हम चर्चा करेंगे। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन, हम खुद इसका एग्ज़ाम दिए हुए थे जनवरी 2021 में, जिसमें जो मुझे 116 नंबर जो है आया हुआ था। तो आप सभी को हम जो भी देंगे एकदम अच्छा से देंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो सृजनात्मकता जो दोस्त है, क्रिएटिविटी जो होता है दोस्तों, उसकी पहचान क्या होनी चाहिए। तो उसमें देखिए, एक में है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, यानी कि सृजनात्मक बच्चा जो होता है वो नया नया चीज़ एक्टिविटी जो हमेशा करता रहता है, नई नई सोच विकसित करते रहता है। तो ये तो कम होगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा उसका सोच जो है, बोधगम्यता जो सोचने की क्षमता होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये होगा नहीं। बी में देखिए, दो में देख लीजिए, अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन होता है और एक होता है अभिसारी चिंतन। एक क्या होता है? अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि बच्चा एक ही तरह से सोचता है, किसी भी चीज़ को ज़्यादातर वो मतलब बहुत ज़्यादा ढंग से वो नहीं सोच पाता है। लेकिन अपसारी चिंतन में क्या होता है कि जो बच्चा और सृजनात्मकता का जो बच्चा सृजनात्मक रहता है वो क्या करता है, वो अपसारी चिंतन वाले होता है। वो क्या करता है कि बहुत तरीका, किसी भी चीज़ के बारे में वो बहुत अच्छा तरीका से वो सोच लेता है। तो उसमें क्या होता है, तो अपसारी चिंतन होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो और भी देख लेते हैं। अति सक्रियता। अति सक्रियता तो होता है, लेकिन ये अपसारी चिंतन जो है ये सबसे बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक समझ गए? अति सक्रियता का मतलब होता है कि हाइपर एक्टिविटी, यानी कि वो उस वक्त बहुत एक्टिव रहता है कोई भी काम करने के लिए। ये तो रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर जो है ये अपसारी चिंतन होगा। ये असतर्कता ये नहीं होगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देख लीजिए, विविध पृष्ठभूमि के जो अधिगमकर्ता है, यानी कि सामान्य बालक भी है, विशिष्ट बालक भी है। मतलब विशिष्ट बालक में जैसे अंधा हुआ, मतलब जो शारीरिक रूप से विकलांग है, ब्लाइंड है, मतलब बधिर है, यानी कि वो कान से नहीं सुन रहा है, तो ये गूंगे है, ये सब चीज़ को इसमें ये अधिगम विविध पृष्ठभूमि के बालक में आ जाते हैं। तो विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देख लीजिए, एक में विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। ये तो गलत बात है। विविधता पर उसको और चर्चा करनी चाहिए, जिससे उसमें क्या हो, उसके प्रति संवेदनशीलता हो। और दो में है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ये सही बात है। विविध विन्यासों से, यानी कि बोल रहा है कि ड्रॉ एक्सप्लेन्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, यानी कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। कहीं जो विविधता हमारे देश में है उससे उदाहरण लेकर के सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, उसमें उस चीज़ की विविधता के प्रति संवेदनशीलता आएगा। समझ गया? और सभी एक दूसरे का सम्मान करेगा, है दृष्टि से नहीं देखेगा। 3 में है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 3 में देख लीजिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना। स्टैंडर्डाइज जो है असेसमेंट हमें नहीं करना है, इसमें लचीलापन करना है। मानकीकृत का मतलब हो गया जो बनाया हुआ, जो सब दिन चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो 4 में ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। ये गलत बात, ये तो पूरी गलत हो जाएगा। शिक्षक को जो है रूढ़िबद्ध धारणा से ग्रसित नहीं रहना चाहिए, उसे इस सबसे ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। चलिए, रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? रूढ़िबद्ध धारणा वो होती है जो पूर्व के बातों पर जो हम किसी से भेदभाव करते हैं। चलिए अब देख लीजिए, अगला है 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है 18 नंबर में, देख लीजिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो ये में है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। तो समस्या समाधान को हम क्षमता को सुसाध्य, यानी कि इसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं, यानी कि उसमें मतलब एक अच्छा सा जो है उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। तो लगातार अभ्यास करके ये तो होगा नहीं। 2 में है, देख लीजिए, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर।
तो ये भी इसका नहीं होगा। अटल प्रक्रिया हमें नहीं अपनाना है, लचीला रखना है। 3 में है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, और 4 में विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। ये तो होगा नहीं, ये कट जाएगा। और जो है ए में लगातार अभ्यास से और कार्यान्वयन पर जोर देकर उससे समस्या नहीं सुधरता है, उसको हमें उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ता है। समझ गए? तो ये होगा नहीं। चलिए तो इसको देख लिए। इसमें क्या होना चाहिए? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी कि बोल रहा है इंक्रीजिंग यूज ऑफ एनालॉगीज, यानी समरूपों को के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर का मतलब हो गया समस्या समाधान में जो है बच्चों को जो समस्या है उससे जुड़ी जो उसके सामने जो हम प्रस्तुत करेंगे, जो भी जानकारी है, जो समस्या समाधान से जुड़ी जो जानकारी है उससे जुड़ी जो हम समस्या रखेंगे, तो उससे क्या होगा, उसमें समस्या समाधान को हम सुसाध्य कर सकते हैं। समझ गए? इसमें क्या होगा? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। चलिए आगे देख लीजिए। अगला 19 नंबर है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को, जैसे बच्चों में जो अधिगम कराना है उसके लिए उसमें रुचि और अभिप्रेरणा पैदा करना पड़ता है। उससे तब रुचि और अभिप्रेरणा उसमें आती है, तब क्या होता है, वो जल्दी सीखता है। तो एक में है बच्चे को दंड देकर, ये तो होगा नहीं। 2 में है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। 3 में देखिए बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ये तो होगा नहीं, इससे अभिप्रेरित हम नहीं कर सकते हैं। यंत्रवत याद करने पर, याद करने का विरोध एनसीएफ पूर्ण रूप से करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। यानी कि जिसमें जो है जिसमें प्रवीणता अभिमुखी वो हो गया जिसमें जो है बच्चों को करने से क्या होगा, उसमें रुचि उत्पन्न हो, अभिप्रेरणा उत्पन्न हो। समझ गए? तो वो कार्य हमें बच्चों को देना चाहिए, जो एक लक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। प्रवीणता अभिमुखी यानी कि लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। समझ गए? तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर इसका ऑप्शन हो गया। चलिए अब देखिए, अब 20 नंबर देखते हैं, शर्मिंदगी। शर्मिंदगी क्या है? शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये गलत बात है। संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये सही है इसका। चलिए 3 में देख लीजिए, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली। ये शर्मिंदगी जो है अभिप्रेरित नहीं करता है। समझ गए? तो ये गलत हो गया। इससे क्या होता है, बच्चा और कुंठित हो जाता है शर्मिंदगी से। 4 में देखिए, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, तो सरासरी पूरी गलत है। तो ये होगा, क्या हो जाएगा, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है संवेग का। संवेग और संज्ञान क्या है, आपस में संबंधित है। संवेग और संज्ञान क्या है, आपस में कोरिलेटेड है। समझ गए? ये एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो चलिए अब 21 नंबर देखते हैं। तो 21 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अध्यापन अधिगम यानी कि पढ़ाना और सिखाना का जो है, पढ़ाने और सिखाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? याद करने वाला तो पहले हम काट देंगे इसको। यंत्रवत याद करना एनसीएफ पूर्ण रूप से विरोध करता है इसका। परिभाषा का पूर्ण रूप से विरोध करता है। हतोत्साहित हमें बच्चों को नहीं करना चाहिए। समझ गए? अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए बच्चों के सामने। चलिए, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये बहुत ही अच्छा है। जो भी संकल्पना उसके दिमाग में है, संकल्पना वो होता है जो जिसके चीज़ के बारे में हमें, जैसे कुकर देखें, कुकर देख करके हमारे मन में संकल्पना बना कि वो उसमें क्या बनता है, चावल बनता है। तो ये कोई भी चीज़ को देख करके जो हमारे दिमाग में संकल्पना बनता है वो संकल्पना होता है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये तो पूरा गलत है। बिना विश्लेषण किए हमें नहीं अवलोकन करना चाहिए। उसके कोई भी चीज़ के बारे में जब हम अवलोकन करते हैं तो विश्लेषण करके करना चाहिए। छोटा छोटा रूप में बांट करके उस पर चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद हमें अवलोकन करना चाहिए। अनुकरण या नकल को दोहराना चाहिए, इससे भी ये नहीं होगा, इससे भी अध्यापन अधिगम प्रभावशाली नहीं होगा। समझ गए? तो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोज करके, जो भी बच्चों के दिमाग में संकल्पना है उसमें संबंध जोड़ करके हम क्या करें, पढ़ाएंगे। चलिए 22 नंबर देखिए, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि बोले एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। यानी कि अध्यापिका का काम बोल रहा है कि एक क्रियाकलाप है जिसमें छात्रों के जो है त्रुटि है उसका विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि
त्रुटि का विश्लेषण हमें करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों में जो है उसको सुधारने का क्या होता है, मौका मिलता है। देखिए, एक में इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, ये तो गलत बात है, दंड हमें बच्चों को नहीं देना है। 2 में है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये सही है। बच्चा गलती करेगा, अधिगम प्रक्रिया में बच्चा जो है गलती करेगा तभी सीखेगा, इसलिए ये अधिगम अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का ये एक भाग भी है त्रुटि, तो ये इसका ऑप्शन सबसे बेहतर है। 3 में इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, हमें अलग नहीं करना है बच्चों को, ठीक है। और न ही अंक के आधार पर उसे छांटना है, अलग करना है, ये सब नहीं करना है। अधिगम केवल त्रुटियों को शोधन पर निर्भर है, ये गलत बात है। केवल वाला उत्तर जो है कभी भी होता नहीं, निगेटिव में होता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में केवल वाला उत्तर ज़्यादातर नहीं होता है, समझिए। तो अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ये गलत बात है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, तो इसमें से कठिनाई तो होगा नहीं। जब अभिप्रेरित होगा वो आंतरिक रूप से, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, इसमें भी कठिनाई नहीं महसूस करता है। 4 में है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, इसमें भी वो कठिनाई महसूस नहीं करेगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, यहाँ पर सूचना को अलग अलग टुकड़ों में हमें प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, इसमें जो है सूचना को अलग अलग रूप में हमें प्रस्तुत नहीं करना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कठिनाई होती है जब वो सूचना को अलग अलग रूप में देखता है। इसमें क्या होता है, कठिनाई नहीं होता है, जब अभिप्रेत रहता है तो वो अच्छा से सीखता है। अधिगम अगर सामाजिक संदर्भ में होता है, ये कौन बोले हैं, जो अधिगम जो है सामाजिक संदर्भ में होता है, ये वाइगोत्स्की भी बोले हैं, और जो है जो अल्बर्ट बेंडूरा ने भी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए हैं, वो भी बोले हैं। और विषय वस्तु को बहुरूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए, विभिन्न रूप में प्रस्तुत करने हैं, अलग अलग भाग में नहीं, टुकड़ा में नहीं, एक बहुरूप में यानी कि विभिन्न रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बच्चा सीख सके, तो 1 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 24 में देखिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम के लिए जो सर्वोत्तम अवस्था है, उच्च उत्तेजना और उच्च भय, ये तो होगा नहीं। निम्न उत्तेजना उच्च भय, ये भी नहीं होना चाहिए। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, तभी आप अधिगम आप अच्छा से कर सकते हैं जब आप उसके लिए संतुलित हों, उसके लिए तैयार हों, तत्पर होंगे, तभी आप सीख सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें कोई उत्तेजना नहीं, उत्तेजना होगा ही नहीं तो आप क्या करिएगा, आप जो है अधिगम नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, एक में बच्चों की कोई भूमिका नहीं है। अधिगम का संरचनात्मक विचार में यह सुझाव देता है कि बच्चा का कोई भूमिका नहीं, गलत बात है। संरचनात्मक विचार में बच्चों जो है खुद से करके सीखता है। अपने देख लीजिए, 2 में है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ये भी गलत है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये बच्चा इसमें खुद से करके सीखते हैं संरचनात्मक विचार में। अधिगम के संरचनात्मक विचार जो दिए हैं वो बोलते हैं कि बच्चा इसमें खुद से करके सीखेगा। 4 में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, ये गलत बात है। इसमें बच्चा क्या करता है, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम के लिए यानी लर्निंग के लिए, एक में देखिए योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रयास करना चाहिए हमें अधिगम में, और सफलता अनियंत्रित है, ये गलत बात है। योग्यता सुधार्य, इसमें अधिगम जो हम करते हैं इसमें क्या होता है, हमारा अस्थायी परिवर्तन होता है, और उसमें हमारी जो योग्यता होता है उसमें हम सुधार कर सकते हैं, तो ये इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और योग्यता अटल है, जो सीख लिए वो उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। 27 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो एक में देख लीजिए, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। 2 में है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बाल केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए। 3 में है बारंबार परीक्षाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। 4 में अन्वेषण और संवाद, इसमें जो है विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ जो है ज़्यादातर बढ़ोतरी होगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद हो जाएगा। समझ लिए इसमें। चलिए अब अगला देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, एक कार्य के दौरान
साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो देख लीजिए, वाइगोत्स्की जो है व्यक्तिगत वाक्य बोले हैं। उन्होंने व्यक्तिगत वाक्य बोले में है कि बच्चा जब अकेले में बातें करता है तो वो अपने काम को क्या करता है, निर्देश दिया, अपने काम को क्या करता है, दिशा दे रहा होता है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता होगा नहीं। स्वनियमन, इसका ऑप्शन जो है ये स्वनियमन है। ये क्वेश्चन जो है अभी CTET ने हाल ही में जो मॉडल सेट जारी किया है वो इस क्वेश्चन को लिया है। और आत्मकेंद्रितता तो होगा नहीं। आत्मकेंद्रितता जो होता है वो खुद के बारे में बात करता है, वो इसमें होगा नहीं। मनोवैज्ञानिक विकार ये होगा नहीं। इसका क्या हो जाएगा, स्वनियमन। चलिए अब 29 नंबर 29 देखते हैं। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना। ये होगा नहीं। मूल्यांकन पद्धति का मूल्यांकन में हम विद्यार्थियों को नामांकित नहीं करते हैं, समझ गए। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये भी नहीं करेंगे हम, ये गलत होगा, ये गलत होगा। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और 4 में देखिए, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ये नहीं होना चाहिए, समझ गए। इससे क्या होगा, विविधता, जिसमें इससे क्या होगा, भेदभावपूर्ण व्यवहार हो जाएगा, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये 3 नंबर विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करते हैं हम मूल्यांकन के द्वारा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है। बच्चों के विकास में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। सभी बच्चे रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी को सीखने की शक्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो केवल आनुवंशिकता पर यह डिपेंड नहीं करता है, केवल पर्यावरण पर डिपेंड नहीं करता है। न आनुवंशिकता न ये आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का पारस्परिक क्या है, संबंध है, दोनों पर डिपेंड करता है। इसीलिए केवल वाला तो उत्तर होता नहीं है इसमें, तो ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण, तो ये गलत बात है। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए मेरा जो है जनवरी में जो एग्ज़ाम दिए हैं CTET में, ये जो CDP में देख रहे हैं 29 नंबर मेरा है, समझ गए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।